Hey guys, welcome to Lossified. I welcome you all to another power packed session on UKPCSJ पेपर वन। तो पेपर वन में जिन सबको तकलीफ है उन सब के लिए वी हैव ब्रॉट दिस सेशन जहां हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की मदद से वी आर ट्राइंग टू सी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं एंड वी आर कवरिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो आई प्रॉमिस यू दैट दिस सेशन आप लेके जाएंगे अपने साथ बहुत सारी जानकारी जो कि आपको UKPCSJ में ही हेल्प नहीं करेगी बल्कि हर उस एग्ज़ाम में हेल्प करेगी जहाँ इंटरनेशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, जीके एक्सेट्रा आता है। तो ये क्या कुछ यूपी से मिलती जुलती बात नहीं है। तो वेलकम टू दिस सेशन, इसको अंत तक देखिए फॉर मैक्सिमम बेनिफिट फॉर UKPCSJ एंड UPPCSJ। हियर वी गो। तो इस वीडियो के पार्ट वन में हमने 2019 का जो UKPCSJ का पेपर था उसके फर्स्ट 25 क्वेश्चंस कवर किए। हालांकि जिन्होंने वो सेशन देखा होगा वो जानते होंगे ये बात कि वो सिर्फ कहने को 25 क्वेश्चंस थे, एक्चुअल कंटेंट वो कुछ 500 क्वेश्चंस का था। आज हम उसी पेपर के क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक कवर करेंगे। वही बात फिर से कि कहने को वो सिर्फ 25 क्वेश्चंस होंगे बट हम कवर करेंगे ऑलमोस्ट 500 to 600 क्वेश्चंस का कंटेंट। तो क्या आप सभी तैयार हैं इसको स्टार्ट करने के लिए? बिल्कुल, ऑन इट। सबसे पहला सवाल, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे बात हो रही है फंडामेंटल ड्यूटीज़ की। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ पर है? पार्ट 4A में है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक, कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। क्या ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमेशा से कॉन्स्टिट्यूशन में थी? नहीं। पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं थी, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये पार्ट 4A में है। तो जो कि हमने देखा ये ए है, इसका मतलब ये भैया नया आया है। तो ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में आई बाय द हेल्प ऑफ 42nd अमेंडमेंट और इसको एक कमेटी ने रिकमेंड किया था। उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, उस कमेटी का नाम था स्वर्ण सिंह कमेटी। तो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे 42nd अमेंडमेंट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज़ ने अपना जगह बनाई। लेकिन क्या ये शुरू से 10 आई थी? नहीं। शुरू से 11 आई थी? नहीं, ये शुरू में 10 आई थी। 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है जो कि बात करती है एलिमेंट्री एजुकेशन के बारे में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 to 14, वो आया है 86th अमेंडमेंट से। 86th अमेंडमेंट से जो कि हुआ है ईयर 2002। इससे ऐड हुई है 11th फंडामेंटल ड्यूटी। तो ये बहुत सारी बात कर ली हम लोगों ने फंडामेंटल ड्यूटी की और इसका आंसर अकॉर्डिंगली डी हो जाएगा। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज वी हैव। ठीक बात। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंटरनेशनल लॉ से रिलेटेड। तो यहाँ पे बात हुई है कुछ रिकग्निशन की। तो इसमें लिखा है कि अगर कोई एक न्यू स्टेट है जो कि रिवोल्ट से बना हुआ है तो रिकग्निशन उसे यूजुअली कैसे मिलता है? डी ज्योर मिलता है, डी फैक्टो मिलता है, प्रेसिपिटेट रिकग्निशन मिलता है या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखो, डी ज्योर तो हो गया बाई ज्योर। ज्योर का मतलब यहाँ पे लैटिन, मतलब ज्योर से समझ में आता है बाय वर्च्यू ऑफ लॉ या बाय वर्च्यू ऑफ लीगैलिटी। और फैक्टो, डी फैक्टो से हमें समझ में आता है बाय वर्च्यू ऑफ फैक्ट। तो ये डी ज्योर मिलता है या डी फैक्टो मिलता है, ये क्वेश्चन है। या फिर प्रेसिपिटेट रिकग्निशन मिलता है या तो नन ऑफ द अबव मिलता है। तो इसका आंसर होगा डी फैक्टो रिकग्निशन कि भाई अगर रिवोल्ट से आया है तो रिकग्निशन मिलेगा डी फैक्टो। अब डी फैक्टो रिकग्निशन, जब रिकग्निशन की हम बात करते हैं स्टेट रिकग्निशन की, तो दो वर्ड्स हम बहुत प्रोमिनेंटली सुनते हैं, डी ज्योर रिकग्निशन एंड डी फैक्टो रिकग्निशन।
तो पहले बात करते हैं डी फैक्टो रिकॉग्निशन की। डी फैक्टो रिकॉग्निशन गवर्नमेंट्स को ज़्यादातर दिया जाता है। ये टेम्परेरी रिकॉग्निशन है किसी स्टेट का। ये या तो कंडीशनल हो सकता है या तो विदाउट एनी कंडीशन हो सकता है। दिस मोड ऑफ रिकॉग्निशन इज ग्रांटेड व्हेन अ न्यू स्टेट होल्ड्स अ सफिशिएंट टेरिटरी or control over a particular territory, but the other existing state consider that when they don't have enough stability or any other unsettlement issues, so we can take it as a test of control for newly formed states। ठीक है, ये बात हुई अपनी डी फैक्टो की। अब अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हम समझेंगे कि एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि यूके ने रिकॉग्नाइज किया था सोवियत गवर्नमेंट को एज डी फैक्टो, रिकॉग्निशन दिया था उसको 1921 में। उसके बाद डी ज्योर मतलब बाय वर्च्यू ऑफ लॉ रिकॉग्निशन उसको मिला था 1924 में। अब आते हैं डी ज्योर रिकॉग्निशन की बात करते हैं। डी ज्योर रिकॉग्निशन, तो डी ज्योर रिकॉग्निशन इज गिवन टू अ न्यू स्टेट व्हेन अ न्यू स्टेट फुलफिल्स ऑल द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट। अच्छा भाई, ये एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टेट होते क्या हैं, इनकी भी बात करेंगे हम। तो de jure recognition can directly be granted to a state who has or has not granted de facto recognition. Newborn states grant the permanent status as a sovereign state through de jure mode of recognition, right? तो कुछ recognition of state के essentials होते हैं, इनको हम समझते हैं। एक तो population होनी चाहिए defined, दूसरी होनी चाहिए territory, तीसरी होनी चाहिए government, उस गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए सोवेरेनिटी, और कंट्रोल जो है उस स्टेट पर वो होना चाहिए थोड़ा परमानेंट टाइप का। कंट्रोल शुड टेंड टुवर्ड्स परमानेंसी। ठीक, बहुत सारी बातें कर ली। क्वेश्चन नंबर 27 में पूरा रिकॉग्निशन काफ़ी अच्छे से समझ लिया कि भैया रिकॉग्निशन क्या होता है, एसेंशियल्स क्या होते हैं रिकॉग्निशन के, डी ज्योर रिकॉग्निशन क्या होता है, डी फैक्टो रिकॉग्निशन क्या होता है ना, बहुत बातें समझ ली। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे आज के। तो 28th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स। तो ये भैया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे सवाल है। अब अमेंडमेंट की अगर हम थोड़ी बात कर लें तो इस सवाल को देख के हमें पता चलता है कि थोड़ा सा रीसेंट अमेंडमेंट्स पे फोकस करना होगा हमें कॉन्स्टिट्यूशन की। अमेंडमेंट 3 तरीके से होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, एक तो सिंपल मेजॉरिटी से या स्पेशल मेजॉरिटी से, या जो तीसरा तरीका है वो है स्पेशल मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट प्लस रैटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। ये अमेंडमेंट के तरीके हैं। इसके रेफरेंस में आर्टिकल 368 को भी देखना पड़ेगा। और ये सब बात हो गई जो हमें पढ़ना है एज वी कैन इन्फर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28। मूविंग अहेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ ट्रिपल तलाक। तो भाई ट्रिपल तलाक ये बहुत ज़्यादा सवाल कठिन नहीं है, ये हम सब मार्क कर लेंगे ए। पर क्या बस यही जानना इम्पोर्टेंट है? नहीं, थोड़ा थोड़ा हम सब जजमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली जो जजमेंट है, ऑप्शन है, वो है शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये है डिक्लेयर्ड, दिस केस एक्चुअली डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ ट्रिपल तलाक टू बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। शायरा बानो को काफ़ी टाइम कंफ्यूज किया जा सकता है शाह बानो से, ठीक है, तो उसको थोड़ा, वो मेंटेनेंस का जजमेंट है, उसको थोड़ा याद रखिएगा कि वो कुछ अलग है, ठीक। इसके बाद आते हैं सेकंड ऑप्शन पे, वो है अपना नास फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो नास फाउंडेशन में क्या हुआ था, ये होमोसेक्सुअल सेक्स को लेकर बात करता है और कहा गया है कि अगर होमोसेक्सुअल सेक्स को हम क्रिमिनलाइज कर रहे हैं, सॉरी अबाउट द फंबल, तो वो एक तरीके का वायलेशन है ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ इंडिविजुअल्स एज गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये नास फाउंडेशन केस हमारा सेक्शन 377 से डील करता है ऑफ IPC, ठीक। मूविंग अहेड, वी हैव द केस ऑफ डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
डैनियल लतीफ़ी बात करता है अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट ऑफ 1986। तो ये जो एक्ट है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज करी गई थी इस ग्राउंड पे कि ये जो एक्ट है भैया, ये आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 14 क्या है, राइट टू इक्वलिटी, इसको वायलेट कर रहा है। अब कैसे वायलेट कर रहा है कि भैया ये जो मुस्लिम विमेन है इनको हम सीआरपीसी में जो 125 में मेंटेनेंस मिलता है उसका हक हम नहीं दे रहे, इसलिए ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि ये राइट टू इक्वलिटी को नहीं जो है अपहेल्ड करता है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि थोड़ा सा क्रिएटिव इंटरप्रिटेशन लिया और कहा कि ये एक्ट पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल है और ये हस्बैंड की ड्यूटी होती है कि वो रीजनेबल और फेयर प्रोविजन बनाए फॉर द फ्यूचर ऑफ हिज डाइवोर्स्ड वाइफ एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द इद्दत पीरियड ऑल्सो। ठीक, अब आखिरी केस शबनम हाशमी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस आपने थोड़ा कम सुना होगा लेकिन हम इसको भी बताएंगे आपको। तो ये जो शबनम हाशमी केस है ये थोड़ा अडॉप्शन ऑफ मुस्लिम लॉ से रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड बाय अ पर्सन एज पर द प्रोविजंस ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट वुड प्रिवेल ओवर ऑल पर्सनल लॉज एंड रिलीजियस कोड्स इन दी कंट्री। ठीक, काफ़ी बात हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन पे ही है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर विमेन इन पंचायत। भाई ABCD वाले ये आर्टिकल्स हैं, इनको ज़रा समझ लेना चाहिए हमें। तो 243D इसको याद कर लीजिएगा थोड़ा। D गिव्स द राइट ऑफ रिजर्वेशन टू विमेन। ठीक है, हमेशा से ये डी प्रायोरिटाइज रहा है विमेन के राइट्स, इसलिए अब 243D में दिस इज जस्ट अ टेक्निक, इफ यू फाइंड इट अब्सर्ड लीव इट हियर। अगर अच्छी लग रही है, याद करने में हेल्प हो रही है तो ले लीजिए, वरना कोई बात नहीं। बिकॉज हमेशा से डी ग्रेड राइट्स रखे गए हैं विमेन के या डी प्रायोरिटाइज किए गए हैं, इसलिए 243D में विमेन का रिजर्वेशन है इन पंचायत। ठीक, रूरल एरियाज की पंचायत में इनका राइट टू रिजर्वेशन है। अब थोड़ा समझ लेते हैं। 243A में कुछ ग्राम सभा की बात हुई है, 243B में पंचायत के कॉन्स्टिट्यूशन की बात हुई है, C में कॉम्पोजिशन की बात हुई है। ठीक है, हो गया। मूविंग अहेड, राइट इन रेम इज अवेलेबल अगेंस्ट। तो दो तरीके के राइट होते हैं, राइट इन रेम और राइट इन पर्सोनम। तो अगर आपको राइट है अगेंस्ट एवरीबडी, मतलब अगेंस्ट दी सोसाइटी अगर आपका राइट है तो वो होता है राइट इन रेम। जैसे राइट टू इक्वलिटी, ये आपका राइट इन रेम है, ये आपको मतलब सब सारा स्टेट को ये गारंटी करना होगा कि आपको ये राइट टू इक्वलिटी मिले। ठीक, लेकिन राइट इन पर्सोनम होता है तो वो आपका राइट अगेंस्ट वन पर्सन ही होता है। जैसे मान लीजिए हमने आपने कॉन्ट्रैक्ट किया कि अगर हम मैम को इतना फीस देंगे तो मैम हमें पढ़ाएंगी। ठीक है, तो अगर आपने मुझे फीस दी और मैं आपको नहीं पढ़ा रही हूँ तो आपका राइट एग्जिस्ट करता है मेरे अगेंस्ट कि मैं आपको पढ़ाऊँ। तो बिकॉज वी आर इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपका हो जाएगा राइट इन पर्सोनम, इंडिविजुअल के अगेंस्ट आपका राइट है। और राइट इन रेम आपका इज अगेंस्ट एवरीवन। तो वही बात, इसका ऑप्शन बहुत आसानी से टिक हो जाएगा बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following put the international law as positive morality। भाई मोरालिटी की बात तो यहाँ पे ऑस्टिन ने की थी। ऑस्टिन का कहना था कि इंटरनेशनल लॉ तो कोई ट्रू लॉ है ही नहीं, ये पॉजिटिव मोरालिटी है। क्यों नहीं है ट्रू लॉ? क्योंकि इसका जो इन्फोर्समेंट है वो इतना अच्छा नहीं है, इसलिए ये ट्रू लॉ नहीं है, मतलब सैंक्शंस नहीं है। और ऑस्टिन के लिए लॉ वही होता था जिसमें सैंक्शंस हो। तो इन्होंने कहा कि इंटरनेशनल लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है या ऐसे कोई सैंक्शंस नहीं है, तो ये ट्रू लॉ ना होकर पॉजिटिव मोरालिटी है। अब जब इतनी बात समझ लिया तो आपको ऑस्टिन नाम याद रहना चाहिए। देखिए अब थोड़ा 33 क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा सा पिक्यूलियर क्वेश्चन है क्योंकि अब जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो अब हम कोई पेटेंट्स एक्ट की बात तो करते नहीं है, लेकिन देखिए क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। आपने कभी भी लाइफ में IPR पढ़ा होगा तो ये आप सवाल बहुत आराम से कर लेंगे, नहीं भी करा होगा थोड़ा कॉमन सेंस से भी हो जाएगा
कि पेटेंट्स एक्ट में पेटेंटेबिलिटी की क्या क्या कंडीशन है। तो ये 3 तरीके की, ये देखिए इस तरीके के जो सवाल आते हैं ना पेपर में, ये आपको कोई पढ़ा नहीं सकता है। ये आपकी अपनी नॉलेज है, मतलब ये कोई सिलेबस में ऐसे एक्सक्लूसिवली कवर्ड नहीं होता है। ये आपकी अपनी नॉलेज है, आपका अपना अवेयरनेस है। इसलिए मैं इस सवाल से आपको ये नहीं बता सकती कि आपको और क्या देखना चाहिए। इसका मतलब बस ये है कि आपको जनरल आइडिया बेटर होना चाहिए इन फेजेस ऑफ लॉ। अब जैसे अगर आपने पेटेंट एक्ट का सवाल देखा है तो आपको थोड़ा बहुत कॉपीराइट के बारे में भी पता होना चाहिए, है ना। तो ऐसे ट्रेडमार्क के बारे में भी पता होना चाहिए। खैर, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, पेटेंट एक्ट है ना। तो पेटेंट एक्ट में क्राइटेरिया ऑफ पेटेंटेबिलिटी है, जो कि 3 क्राइटेरियाज हैं। पहला तो नॉवेल्टी होनी चाहिए उसमें। नॉवेल्टी का मतलब क्या है? नया, न्यूनेस, ठीक है। तो ये अगर आपका कोई एक आइडिया है, मान लीजिए, वो आप किसी और के सामने नहीं प्रकट करेंगे, कभी नहीं प्रकट करेंगे। आप जिस दिन अप्लाई कर रहे हो उससे पहले आपने कहीं नहीं बताया, तब वो नॉवेल्टी का क्राइटेरिया फुलफिल करेगा। दूसरा आता है कि कुछ इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। इसका मतलब है कुछ ऐसा सोल्यूशन होना चाहिए, कुछ ऐसा इन्वेंटिव सोल्यूशन, आपने कुछ इन्वेंट किया हो उसमें। तीसरा, केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअली इसको मैन्युफैक्चर कर पाओ, ये इस इन्वेंशन से थोड़ा मदद ले पाओ। तो ये आपका हो जाएगा केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन या ऑल ऑफ दीज। तो हमने बताया पेटेंटेबिलिटी का आपको क्राइटेरिया समझा दिया है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी इन मार्किंग ऑप्शन डी। दैट्स इट। हमने करे 1 2 3 4 5 6 7 8 सवाल, 8 सवाल हो गए। हमें करने कितने हैं? 25। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ये मैंने स्लाइड में इसको छोटा इसलिए रखा है बिकॉज आई हैव टू राइट अ लॉट and then I don't get space and then it looks bad. Sorry about it. We will technologically improvise our things slowly. Khair, coming to the question. Question number 34. Who is not a member of SARC? अब भैया ये नॉट टाइप के सवाल करने के लिए हमें तो पहले पता होना चाहिए who is a member of SARC. Who is a member of SARC? कौन कौन है? उससे भी पहले पता होना चाहिए कि what is SARC, है ना। तो सार्क है अपना साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इसमें है आपकी टोटल 8 कंट्रीज, ठीक है। कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक। ये कंट्रीज हैं आपकी। और अफगानिस्तान ने बाद में ज्वाइन किया है। इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में, ठीक। तो इतनी जानकारी हो गई। अब इसमें से ऑप्शंस देखेंगे तो सिंगापुर, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान। तो इसका आंसर हमें देख के ही पता चल रहा है कि सिंगापुर होगा, क्योंकि मेंबर कंट्रीज कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका एंड अफगानिस्तान। 8 मेंबर कंट्रीज, राइट। हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये तो बहुत आराम से आप मार्क करके आएंगे, 395। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, 8 स्केड्यूल्स थे। आज इसमें 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 12 स्केड्यूल्स हैं, ठीक। पहले 8 स्केड्यूल्स थे, अब 12 स्केड्यूल्स हैं। ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। फिर आते हैं आर्टिकल 17 क्या है? अनटचेबिलिटी। इस पे ज़्यादा तकलीफ नहीं आनी चाहिए। और इसी के साथ हमें पता होना चाहिए आर्टिकल 17 है अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 18 है अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 21A है राइट टू एजुकेशन, है ना। इसके अलावा 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ बेसिक आर्टिकल्स की जानकारी हमें होनी चाहिए। प्लीज़ कमेंट करिएगा इफ़ यू वांट अ लिस्ट ऑफ ऑल दीज इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दैट यू शुड रिमेंबर इन कॉन्स्टिट्यूशन। हम या तो वीडियो ले आएंगे या तो अपने टेलीग्राम चैनल पे या तो अपने टेलीग्राम चैनल पे इसका कंटेंट पोस्ट कर देंगे। वॉट एवर इज सूटेबल प्लीज़ ड्रॉप इन अ कमेंट। उसके अलावा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो। एंड ऑल्सो लेट अस नो what improvements we can make to deliver our best to you, है ना।
मूविंग अहेड, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ मेड रेन वाटर हार्वेस्टिंग कंपल्सरी फॉर एवरी हाउस। अब ये थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि ये करंट अफेयर टाइप का सवाल है, तो इस तरीके के कुछ अगर बहुत इसका आंसर तो है तमिलनाडु, पर अब इससे समझिए ये कि अगर ऐसे टाइप के कोई भी वाटर मतलब एकदम रेवोल्यूशनरी सा कुछ करंट अफेयर दिख रहा है कि कुछ अच्छा किया है किसी स्टेट ने स्टेट रिलेटेड, तो ऐसा करंट अफेयर आपको पढ़ना होगा। इसका मतलब करंट अफेयर भी है इस पेपर में। मेजरली तो हम देख रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन और इंटरनेशनल लॉ है ना, बट करंट अफेयर्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दिस। ठीक, बढ़े आगे। 4 more questions we have done. मूविंग अहेड, 6th शेड्यूल की बात आती है। 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज। वही बात, डज नॉट आ गया यहाँ पे। तो डज नॉट मार्क करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ का डज है भैया। डज का मतलब क्या कि जो ये 6th शेड्यूल है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कहाँ कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कहाँ कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रिस्क्राइब करता है। तो पहली बात तो 6th शेड्यूल क्या है, तो देखो 6th शेड्यूल प्रोटेक्ट्स ट्राइबल पॉपुलेशंस एंड प्रोवाइड्स ऑटोनॉमी टू द कम्युनिटीज थ्रू क्रिएशन ऑफ ऑटोनॉमस डेवलपमेंट काउंसिल्स। ठीक है, और ये डेवलपमेंट काउंसिल्स का काम क्या होगा, दीज कैन फ्रेम लॉज ऑन लैंड, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर और ऐसा अदर्स मैटर। तो इसमें किस किस की एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइडेड है, आंसर है AT एट मेम। ठीक है, और इस मेम की स्पेलिंग जो होगी वो होगी MEMI, राइट, नॉट MEME, मेम्स नहीं, मेमी। ये मैंने आपको क्यों लिखवाया, देखो A से तो है पहले असम, T से है त्रिपुरा, ME से है मेघालय और MI से है मिजोरम। ये मेमी इसलिए मैंने लिखवाया कि मैं अगर MM लिखवाती ना तो आप कंफ्यूज होते हैं मणिपुर में, तो मेमी करके याद करेंगे ATM मेमी। ठीक, तो ऐसे आपको याद रहेगा कि 6th शेड्यूल में कहाँ कहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ऑप्शंस अब हम क्लियरली मार्क कर सकते हैं कि मणिपुर नहीं है। ठीक है, असम, मेघालय, मिजोरम है। इसको इस ट्रिक को रख लीजिए, अगर पसंद आ रही हो, नहीं पसंद आ रही हो कोई बात नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं है लाइफ में। मूविंग अहेड, हाई कोर्ट की बात हो रही है। 25th हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये हाई कोर्ट जो बना है आई एम श्योर ये भी करंट अफेयर्स में रहा होगा। लास्ट हाई कोर्ट है ये 25th अमरावती हाई कोर्ट। टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है अपना कैलकटा का, जो कि बना था 1862 में। उसके अलावा बात कर लें हाई कोर्ट जनरली गिवन कहाँ हैं, तो आर्टिकल 214 से लेके 231 में प्रोविजन है रिलेटेड टू हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक, 217 जो है इसमें ये डील करता है विद अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक, इतना हो गया। मूविंग अहेड, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहाँ से लिया, इसका आंसर है जापान। लेकिन समझना होगा हमें कि अब हमें सोर्सेस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जैसे हमने ली है सिंगल सिटीजनशिप, रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट, रिट का कॉन्सेप्ट। अमेरिका से जैसे लिए हैं फंडामेंटल राइट्स, ऑस्ट्रेलिया से जैसे लिया है कॉन्करेंट नेचर, है ना, उस तरीके से हमें थोड़ा सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखना होगा। ऐसा काम करिए कि हमारे ये वीडियो ख़त्म होने के बाद गो विजिट आवर चैनल, एक शॉर्ट वीडियो पड़ा है अबाउट सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको देख लीजिएगा, उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको सारा सोर्सेज क्लियर हो जाएगा। ठीक बात, ये सवाल का प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। फिर आते हैं 41 पे। 41 क्या सवाल है, 41 कहता है कि विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो भैया आर्टिकल 366 तो पहले समझ लो कि डेफिनेशन क्लॉज है कॉन्स्टिट्यूशन का। नॉर्मली हर एक्ट में कहाँ होता है डेफिनेशन क्लॉज, ऊपर होता है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा महान संविधान, इसमें आर्टिकल 366 में गिवन है कि डेफिनेशंस कहाँ हैं। तो इसका आंसर है 366 क्लॉज 18, राइट। मूविंग अहेड, यूपीएससी के मेंबर्स हैव टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर, आंसर है 6 years। मतलब इनका टेन्योर होगा अप टिल 6 years या 65 years ऑफ एज, वट एवर इज अर्लियर, राइट। तो इनका रिटायरमेंट एज क्या है, 65 years। यूपीएससी की बात कर रहे हैं हम, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
तो भैया इसका जो चेयरमैन होता है और इसके जो मेंबर्स होते हैं ये अपॉइंट होते हैं बाय प्रेसिडेंट, राइट। अभी इसके चेयरमैन कौन है? कल ही मतलब इसके पिछले ही वीडियो में हमने आपको बताया था कि इसके चेयरमैन हैं प्रदीप जोशी, ठीक। अब ये यूपीएससी की अथॉरिटी कहाँ से आती है? तो भैया कॉन्स्टिट्यूशन के जो चैप्टर 14 है उससे आती है इसकी अथॉरिटी। चैप्टर 14 में है प्रोविजंस फ्रॉम 315 टू 323। यूपीएससी का हेडक्वार्टर है ढोलपुर हाउस इन न्यू दिल्ली, राइट। मूविंग अहेड, ये ट्रायल्स हैं न्यूरमबर्ग ट्रायल, टोक्यो ट्रायल, पेलियस ट्रायल, ईचमन ट्रायल, ये रिलेटेड हैं भैया वॉर क्राइम से, ठीक। थोड़ा सा ये आ गई बात हमारा किसकी? इंटरनेशनल लॉ की, वॉर क्राइम्स की। इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ बात करता है। अब हम आते हैं एक और सवाल रिकग्निशन पे। तो इसी वीडियो में आगे हमने रिकग्निशन पे काफ़ी बात की थी कि क्या क्या है इसके एसेंशियल्स। अब हम देखेंगे कि कुछ डॉक्ट्रीन्स हैं स्टेट रिकग्निशन की, उनका नाम है टोबार डॉक्ट्रिन। ये स्पेलिंग का एरर है यहाँ पे, TOBAR होता है टोबार डॉक्ट्रिन, ठीक। दूसरी डॉक्ट्रिन होती है एस्ट्राडा और तीसरी होती है स्टिम्सन। तो इसका तो आंसर है पहले तो मुनरो डॉक्ट्रिन, इसको तो हटा ही दो। अब हम समझेंगे कि टोबार डॉक्ट्रिन क्या होती है, एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन क्या होती है और स्टिम्सन डॉक्ट्रिन क्या है, ठीक। तो टोबार डॉक्ट्रिन बात करती है नो रिकग्निशन फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की। 1907 में ये डॉक्ट्रिन आई थी। It states that recognition of government should only be granted if its administration came to power by legitimate democratic means, right? तो ये है हमारा टोबार डॉक्ट्रिन। कमिंग टू एस्ट्राडा, ये कहता है कि एग्जिस्टेंस रिकॉग्नाइज करो ना गवर्नमेंट का। लेजिटिमेसी से क्या मतलब है? जैसे टोबार में लेजिटिमेसी की बात हुई, एस्ट्राडा कहता है कि लेजिटिमेसी की तो कोई बात ही नहीं है, एग्जिस्टेंस की बात है। ये कहता है कि रिकग्निशन ऑफ गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन इट्स डी फैक्टो एग्जिस्टेंस रादर दैन ऑन इट्स लेजिटिमेसी। This policy is based on the principle of non-intervention and self-determination of all nations, ठीक है। ये बात हुई। अब आते हैं स्टिम्सन डॉक्ट्रिन पर। तो ये कहता है कि नॉट टू, स्टिम्सन डॉक्ट्रिन ये कहती है कि वी शुड नॉट मतलब गिव रिकग्निशन टू इंटरनेशनल टेरिटोरियल चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द अग्रेशन, ठीक है। ये जो स्टिम्सन डॉक्ट्रिन है दैट इज बेस्ड ऑन मैक्सिम है एक्स इंजूरिया जुस नॉन ऑरिटर। पॉज करिए, थोड़ा सा 10 सेकेंड रिवाइंड करिए, फिर से बोल देती हूँ मैं। एक्स इंजूरिया जुस नॉन ऑरिटर, इसका मतलब क्या है कि इलीगल एक्ट कैन नॉट क्रिएट लॉ, ठीक बात। इसका मतलब ये कि अगर इंटरनेशनल टेरिटोरियल चेंज हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ अग्रेशन, बाय हेल्प ऑफ इलीगल एक्ट, तो हमें रिकग्निशन नहीं देना है। तो तीनों डॉक्ट्रिन समझ गए, टोबार डॉक्ट्रिन, एस्ट्राडा डॉक्ट्रिन और स्टिम्सन डॉक्ट्रिन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, ये हमेशा के लिए याद हो गया। अब इनसे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा वी कैन ईजिली मार्क, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। तो जस्टिस दलवीर भंडारी का री इलेक्टेड टर्म पूछा गया है आईसीजे में। तो इसका आंसर है बी, दैट इज 2018 टू 2027। तो अभी 2027 तक जस्टिस दलवीर भंडारी हैं आईसीजे में, राइट। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्लाइड, बस लास्ट के 5 क्वेश्चंस बचे हैं, आराम से करते हैं। तो विच सिटी ऑफ इंडिया रिसीव द क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड ऑन March 6, 2019। तो ये तो बहुत दिनों से इंदौर है, ये तो बहुत न्यूज़ भी रहती है कि कई बार इंदौर ये प्राइज़ जीत चुका है। तो और ऑल्सो दिस इज़ मतलब करंट अफेयर है ये उसका, तो थोड़ा आप अवार्ड्स पढ़ लीजिएगा जब आप तैयारी कर रहे हो। इफ़ यू नीड इट वी कैन प्रोवाइड यू विद द मटेरियल, प्लीज़ कॉमेंट, यू हैव टू टेल अस व्हाट डू यू वांट, राइट। Coming to question number 47, which justice has been, see this is a pattern of current affairs that are being asked। थोड़ा समझने की कोशिश करिए और इसी तरीके से फिल्टर आउट करके अपनी पढ़ाई करिए पेपर 1 के लिए, राइट। समझिए कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं तो क्या हमारे लिए रेलेवेंट है।
तो फर्स्ट ओम्बड्समैन ऑफ इंडिया कौन है? तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष है। ओम्बड्समैन कौन होता है? लोकपाल होता है। इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आता है? स्वीडन से आता है। एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, वैसे ये स्वीडन से ही आता है, राइट। तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष भारत के पहले ओम्बड्समैन हैं, राइट। मूविंग अहेड, वी हैव क्वेश्चन नंबर 48। ये बात करता है विच इज द 43rd मेंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। अब ये सवाल पूछा है 43rd मेंबर कौन है, तो ये तो ऑब्वियसली हमसे रिलेट कर रहा होगा, तो आंसर है इसका इंडिया, राइट। ऑस्ट्रेलियन ग्रुप क्या है? ऑस्ट्रेलियन ग्रुप एक इनफॉर्मल फोरम है ऑफ कंट्रीज, जिसके थ्रू क्या होता है कि एक्सपोर्ट कंट्रोल्स को थोड़ा हार्मोनाइज करने की कोशिश की जाती है। और ये क्यों किया जाता है? टू इंश्योर दैट एक्सपोर्ट्स डू नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स, ठीक है। तो ये सब प्रैक्टिस एक्सपोर्ट्स में ना हो, इसलिए ये ग्रुप बना है ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, और इसका 43rd मेंबर हैं हम लोग, राइट, इंडिया। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट लेजिस्लेचर्स हैज वन हाउस? तो वन हाउस है तमिलनाडु में। इसके अलावा बिहार में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में 2 हाउसेज हैं। इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि और कौन कौन से स्टेट्स हैं जिसमें 2 हाउसेज हैं, राइट। फिर आते हैं इन विच ऑफ द केस इट वाज डिसाइडेड दैट प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये तो बहुत फंडामेंटल केस है कॉन्स्टिट्यूशन का। इन रे बेरीबेरी केस इट वाज हेल्ड दैट द प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरीके से वी हैव कंप्लीटेड 2019 का पेपर। वी विल मूव अहेड, 2018 का पेपर भी सॉल्व करेंगे। स्टे ट्यून्ड टू लॉसिफाइड। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जाके चेक करिए। ऑल्सो डू चेक द अदर वीडियोज दैट आर देयर ऑन इन आवर चैनल, दे विल हेल्प यू आउट इन लॉ एज वेल एज द फर्स्ट पेपर ऑफ यूके, राइट। तो यूके जुडिशरी। That's it for today. Wishing you all the very best for the upcoming examination. Please like, share and subscribe. Press the bell icon. नहीं प्रेस करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा हम जब भी नेक्स्ट पेपर या जब भी नेक्स्ट कोई वीडियो हो या कंटेंट लेके आ रहे हैं, तो प्लीज़ प्रेस करिएगा, शेयर करिए ये वीडियो, सो दैट आपके और फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन उनको भी बेनिफिट हो। दैट्स इट फ्रॉम लॉसिफाइड। टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।